Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ बात होती है सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट की। अगर मैं बीते हफ्ते को दो शब्दों में बयां करूं तो वो है तरसे और बरसे। हाँ, बस यही दो चीज़ें हैं जिसका आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली बरसे में ये है कि बादल बरसे, खिलाड़ी बरसे, खिलाड़ी तरसे भी। अब चाहे आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट के चौथे और पांचवें दिन को ले लें, क्योंकि चौथे दिन बहुत थोड़ा सा खेल हुआ, पांचवा दिन धुल गया। इंडिया वेस्ट इंडीज़ के पांचवें दिन को लें तो वहाँ भी बारिश बरस गई, वो भी मैच जीता जीता हम एक तरीके से हार गए, या यूँ कहें हम मतलब एक भी गेंद नहीं फेंक पाए तो हम नहीं जीत पाए। इसके अलावा हरमनप्रीत जो है वो बरस गई अंपायर पर और स्टंप पर। एंड तरसे कौन, इन सब में तरसा कौन? इंग्लैंड। हाँ जी, इंग्लैंड ही तरसा उस एक अदद जीत के लिए जिसके लिए वो तरस रहा था कि यार हम इस बेसबॉल में कम से कम सीरीज जीत कर ये कह सकें कि हम भले एंटरटेनमेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। और बेन स्टोक्स ने ये भी बोला था कि जो जीतना और हारना है वो लास्ट प्रायोरिटी है, मगर कहीं ना कहीं वो चुभन तो होगी। अब विस्तार से बात करते हैं। ये तो था हफ्ते का एक स्मॉल। और बरसे कहाँ, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान में भी बादल बरसे हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं बरसे हैं, बट वहाँ भी बरसे हैं। तो अब परत दर परत बात करते हैं, मैच दर मैच बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथे दिन की। बहस का जो पहला मुद्दा ये था वो ये कि पहले टेस्ट मैच में लोग कह रहे थे कि बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर दिया, चौथे टेस्ट मैच में कह रहे हैं आपने बहुत देर में डिक्लेयर किया। तो ये जो बहस है ये चल रही है कि जल्दी देर। अगर आप देखें तो दोनों ही जगह मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा तो उनसे गलती हुई है, मगर ये मैनेजमेंट का निर्णय है, कप्तान का निर्णय है, और शायद मुझसे बेहतर हम सबसे बेहतर वही जानते होंगे। तो ये बहस का मुद्दा है, और ये बहस का मुद्दा कितने दिनों तक खींचेगा वो पता नहीं, क्योंकि सीरीज तो एक तरह से एशेज तो रिटेन कर लिया। अब बचता क्या है? अब बचता सिर्फ ये है कि आप सीरीज को ड्रॉ करा सके। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ इसको मैं आगे क्लियर करता हूँ, मगर आपको कुछ फैक्ट से रूबरू कराता हूँ। जैक क्वर्ली, अगर आप जैक क्वर्ली से भी पहले मैं अगर बात करूं स्टुअर्ट ब्रॉड की, और स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ये दो फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। 688 विकेट जेम्स एंडरसन के हैं। करियर के ढलान पर चल रहे हैं, एशेज में कुछ खास कमाल नहीं कर रहे हैं। बट बहस का मुद्दा फिर यही उठ जाता है कि विकेट नहीं मिल रहे हैं तो हो सकता है वो एक छोर संभाल रहे हों, इरिटेट कर रहे हों बैट्समैन को, भैया आप रन हम आपको नहीं बनाने को देंगे। तो ये अगर इस स्ट्रेटजी से वो चल रहे हैं तब तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो ये चाह रहे हैं एंडरसन या टीम मैनेजमेंट या कप्तान कि वो विकेट निकालें तो फिर यहाँ दिक्कत है। अब ये बात साबित होगी जब दोबारा इंडिया अगर जेम्स एंडरसन आते हैं तो जो अगले साल आना है उनको। ये बहस का पहला मुद्दा हो गया। लेकिन अगर आप स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन के करियर को बहुत क्लोजली देखेंगे तो पहले जो 20 मैचेस हैं उनमें इन दोनों बॉलर की एवरेज बहुत ख़राब थी।
एक की 40 थी, जहां तक मेरे ख्याल से जेम्स एंडरसन का सवाल है, और 36 की शायद स्टुअर्ट ब्रॉड की थी। दोनों में अंतर हो सकता है 36 और 40 में, लेकिन ये थी। लेकिन उसके बाद से ये एवरेज घटकर 25 पर आ गया है। 26 के आसपास स्टुअर्ट ब्रॉड का है, 25 के आसपास ही जो है वो जेम्स एंडरसन का बैठता है। तो हर किसी फास्ट बॉलर को या हर किसी बॉलर को 20 टेस्ट मैच तो एटलीस्ट लगते हैं अपने करियर को संभालने के लिए या एक एस्टैब्लिश्ड बॉलर बनने के लिए। ये इस आंकड़े से साबित होता है। 5वें नंबर पर वो हैं ऑलरेडी 600 विकेट के साथ स्टुअर्ट ब्रॉड। अब जैक क्वर्डली भाई साहब ने जो 182 रन बनाए हैं, 189 बॉल्स शायद उन्होंने खेली और 182, कमाल है। क्यों कमाल है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी पर गाज गिरनी थी तो इन्हीं भाई साहब पे गिरनी थी। अगर आप इनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें, 38 कुछ मैच इन्होंने खेले हैं। इस एशेस को हम अगर हटा दें, नहीं इस एशेस को जोड़ कर 38 मैच हो रहे हैं, तो इनका जो एवरेज बैठ रहा था वो 28 के आसपास है, जस्ट 28 के आसपास। उसमें 2 सेंचुरी है और शायद 4 हाफ सेंचुरीज उसमें है, 4 हाफ सेंचुरीज हैं। तो कितना खराब प्रदर्शन था इनका इस पूरे, और फिर भी इनको बैक किया जा रहा था और अब जाकर इन्होंने जो है सेंचुरी क्या 150 प्लस मारे हैं। लेकिन इसमें भी इन्होंने फैक्ट बना दिया है। फैक्ट ये कि ये इन्होंने पहला जो सेशन खेला उसमें 46 बॉल कुछ खेली और 22 रन कुछ बनाए, स्लो था। लेकिन लंच से टी के बीच में जो इन्होंने खेला वो एक पूरे सेशन में उन्होंने 106 रन बनाए। 106 रन उस पूरे सेशन में बनाए, शायद 82 गेंदें उसमें इन्होंने केवल ली हैं। उसमें भी कमाल की बात है, ये 16वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं इंग्लैंड की तरफ से जिन्होंने ये कारनामा एक सेशन में किया है। 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा किया है। और अगर लास्ट 3 की बात करूं तो इनसे पहले एक सेशन में जो रन बनाए थे 2019 में वो बेन स्टोक्स ने बनाए थे। तो कमाल का ही जो है वो प्रदर्शन जैक क्वर्डली ने किया है। दूसरा नंबर फैक्ट, ये फैक्ट है 1985 के बाद, जहां 1985 के बाद टीम ने जो है वो 300 रन पर 2 विकेट गंवाए हैं। कमाल है, मतलब इससे पहले हुआ ही नहीं कि 300 रन बन गए हों, सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हों। एक और फैक्ट है, और वो शायद जो 500 रन जो बने हैं 500 से ज़्यादा, अगर ये भी 1985 के आसपास का कारनामा है। लेकिन जो टॉप 6 बैट्समैन हैं या जो 6 खिलाड़ी हैं उन्होंने 50 मारी हो इंग्लैंड की तरफ से, यानी कि टॉप 6 नहीं, 6 प्लेयरों ने 50 मारी हो अगर किसी टेस्ट मैच में, तो ये आंकड़ा 1938 में इससे पहले था जब इंग्लैंड ने 903 पर 7 बनाए थे। ग्राउंड मुझे शायद नहीं याद है, मुझे लग रहा है यही ग्राउंड था, बट मैं इस पे श्योर नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा नंबर्स मैंने इस हफ्ते देखे हैं। एक और फैक्ट है, अभी तक पिछले अगर इनिंग को देखेंगे, पिछली वाली इनिंग मतलब इस चौथे टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग यानी कि ऑस्ट्रेलिया की इनिंग तक, तो रिकॉर्ड ये था कि जो पार्टनरशिप हुई है उसने 200 गेंदें भी नहीं खेली थी, 32.4 कुछ गेंदें खेली थी और उससे ज़्यादा किसी की पार्टनरशिप हुई नहीं है, मतलब 200 गेंदों की भी पार्टनरशिप नहीं हुई। एंड इसके अलावा अगर आप नंबर 3 से नंबर 6 को देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के, तो 40 से लेकर के 51 तक, 55 तक भी नहीं पहुंचे, ये स्कोर था। इसके अलावा लेकिन जो रूट के साथ जो पार्टनरशिप करी है क्वर्डली ने, वो 29 ओवर में 206 रनों की पार्टनरशिप, कितना तेज खेले हैं। 29.4 ओवर में 206 रनों की पार्टनरशिप इन्होंने करी है। इसका अगला जो फैक्ट है कि सबसे तेज 200, सबसे 300, सबसे तेज 400, सबसे तेज 500 भी इस टेस्ट मैच में बनाए गए हैं। कमाल है। इसके अलावा एक टीम के बीच में जो गैप होता है, मतलब रन का, वो 1.5 से ऊपर, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब ऐसा किया गया है कि दोनों टीमों के बीच में जो रन रेट है वो 1 से ऊपर है, यानी कि 1.40 का इन दोनों के बीच था।
रन रेट का अंतर जो था। इससे पहले 2002 में हुआ था और 2006 में हो चुका। दोनों बार इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का ही शायद ये मैचेस हैं। जी हाँ, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 2002 और 2006 भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये मैच है। एक और फैक्ट इसमें निकल के आया कि जॉनी, जी हाँ, पहले वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अब इसी सेम ग्राउंड में 99 मारे हैं, यानी कि दोनों बार ही 99 उन्होंने किए हैं और वो यही सेम ग्राउंड है। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए। मैं एक एक करके आपको रिवाइज कर देता हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। एक पार्टनरशिप का हुआ, एक आपका जो है ओवर्स के बीच का हुआ, एक 100s मतलब 200 300s का हुआ, इसके अलावा 500 से ज़्यादा रन जो बने वो हुआ, एंड जैक क्वर्ली का रिकॉर्ड हो गया। तो ये सारे रिकॉर्ड्स थे जो इस पूरे टेस्ट मैच के दौरान बने और रिकॉर्ड शैटर्ड हो रहे हैं। अब आ जाते हैं लौट करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के एशेज पर। ये बात यहाँ मैं यहीं ख़त्म करूँगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मेंस की, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा नंबर्स हैं कि मैं आपको कहूँगा आप खुद जाकर जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो आप चेकआउट करें। मेरे को जितने मेरे दिमाग में फीड हुए मैंने आपको वो बता दी है। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। जो दूसरा वनडे ख़त्म हुआ, एलिसा हेली से पूछा गया क्या आप इस मैच को या इस सीरीज़ को बेस्ट मैचेस की सीरीज़ में रखेंगे, तो वो हंसते हुए कहती है नहीं, मैं इंडिया को इसमें भी रखूंगी क्योंकि मैं इंडियन फैंस को निराश नहीं करना चाहती। देखिए एलिसा हेली, ये मुझको भी पता है कि आप किसे निराश नहीं करना चाहती हैं। ये इनडायरेक्ट आपने तंज मारा है कि भैया हमें 100 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट आईपीएल में है। तो मुझे आईपीएल ओनर्स को थोड़ा खुश करना है, मेरी जेब में पैसा ज़्यादा आएगा। देखो ऑल्दो ये सटायर हो सकता है या मेरे सिर्फ सोच हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने बोला वो उसमें है। 10 साल के बाद एक तो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराई। 2013 में वो लास्ट सीरीज हारे थे। 6 साल बाद 2017 में लास्ट वो T20 हारे थे, अब उन्होंने हराया। लेकिन इसमें भी एक फैक्ट है और वो फैक्ट ये है कि लास्ट 5 में से 4 बार सेंचुरी मार चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नेट साइबर ब्रंट। कमाल है भाई, कमाल है बैट्समैन। 2 तो उन्होंने मतलब इसी सीरीज में मार दिए हैं। तो ये कमाल, मतलब 5 में से लास्ट 5 में से 4 बार जो मारी है वो नहीं, लगातार शायद 5 बार सेंचुरी में, हाँ 5 बार सेंचुरी मारी, 5 सेंचुरी मार चुकी हूँ, जिसमें से 4 वो लूजिंग साइड में रही हैं। ये कारनामा जो है वो नेट साइबर ब्रंट ने किया है। लेकिन इससे भी एक कमाल की चीज़ ऑफ द ग्राउंड हुई है। नेट साइबर ब्रंट को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। तो क्या हुआ, उसके पास वहाँ चैंपियंस ज़्यादा मिलती हैं, आपको पता ही है, वहाँ कल्चर ही है। तो भाई ट्रॉफीज होंगी, स्पेंस जो भी कुछ होगा, वो एलेक्स क्रॉस ने कहा, केट क्रॉस ने, कि तुम आराम से चलो, ये सब मैं अपने पास संभाल के रखती हूँ, और वो उसको लेकर के चल दें। अब वो जैसे ही उठाया तो पता लगा एक बोतल गिर गई, एक ट्रॉफी गिर गई। अब क्या हुआ, इन्होंने उठाया तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है ये किस कांच की थी। कैट क्रॉस ने देखा, ओ नो, वो तो चकनाचूर हो गई। उसके बाद क्या था, फिर मैनेजर को बोला गया, फिर रिप्लेस के लिए बोला गया, फिर जो बची थी उसको बड़े संभाल के रखा गया, फिर बस में ओवन था, उस ओवन के अंदर उसको रखा गया ताकि वो आराम से, अब एक टूट चुकी है, एक डैमेज हो चुकी है, और कुछ डैमेज ना हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये ऑफ द फील्ड वाला कारनामा हुआ है। अब आ जाते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच। यहाँ रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा तो नहीं बने, लेकिन एक रिकॉर्ड मेरे दिमाग में घूमता हुआ नज़र आया, और वो ये कि जो 29 सेंचुरी विराट कोहली ने मारी वो पोर्ट स्पेन में मारी, और ये मैं सुन रहा था कि 29वीं सेंचुरी मारी थी 2002 में शायद, वो भी पोर्ट ऑफ स्पेन में सचिन तेंदुलकर ने मारी थी। भाई क्या रिलेशन निकालते हैं, क्या ही खोज की चीज़ें निकलती हैं, मैं तो सन्न रह जाता हूँ। तो इसके अलावा इतर तो कुछ नहीं है, बट हाँ ये होने वाला है कि मेरे ख्याल से जो कुंबले और हरभजन की जोड़ी थी, उन्होंने शायद 600 विकेट मिलके लिए थे, 600 या 700 के आसपास, 600। तो वो रिकॉर्ड बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं अश्विन और जडेजा मिलकर। ये रिकॉर्ड टूटेगा, जैसे कि ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉर्न की जोड़ी है, जेम्स एंडरसन और
स्टुअर्ट ब्रॉड की जोड़ी है, वैसे ही अब जोड़ी बन चुकी है अश्विन और जडेजा की। और शायद 600 विकेट, 600 में कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, 600 ही है जहाँ तक, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, मगर ये नंबर है। इसके अलावा कोई फैक्ट इसमें है नहीं, जैसा कि उम्मीद मैंने लगाई थी कि 100वां जो टेस्ट मैच है इंडिया वेस्ट इंडीज़ का, ये ड्रॉ ही होगा, क्योंकि देखिए जब ये माइलस्टोन से ऐसे मैच बनते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, ऑल्दो कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं भी होता है। अगली जो चीज़ थी इस टेस्ट मैच में वो कुछ खास नहीं थी। पता नहीं जहीर खान और ईशान शर्मा के बीच की बात को क्यों लाया गया इसमें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो मसला भी इसमें जुड़ा। सबसे ज़्यादा हाइप और सबसे ज़्यादा सुर्खियां अगर किसी ने बटोरी तो वो बटोरी हरमनप्रीत कौर ने। अब भाई पहली बात तो सीरीज टाई हो गई, आखिरी वाला मैच भी टाई हो गया, मतलब आपको 225 रनों का लक्ष्य मिला था, 225-26 वो भी आप नहीं बना पाए। एक समय आपके 191 पे 5 थे और उसके बाद आपकी टीम 49.2 ओवर पे ढेर हो गई और मैच भी टाई हो गया, सीरीज भी टाई हो गई। लेकिन ये टाई वाई छोड़ दीजिए, ये टाई वाई तो मायने नहीं रखता, मायने था हरमनप्रीत कौर का जब वो कैच आउट हुई तो स्टंप पर बल्ला दे मारना। उसके बाद जब वो जा रही थी पवेलियन की तरफ तो अंपायर से कुछ कहती हुई गई। लेकिन उससे भी खतरनाक ये था कि जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी उन्होंने पैथेटिक अंपायर बोल दिया, यानी घटिया अंपायरिंग बताई और उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम जब अगली बार बांग्लादेश आएंगे तो हम ये अपने मेंटल स्टेज में आएंगे कि हमें अंपायरिंग से भी डील करनी है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ इंडियन डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ था तो उनके लिए भी उन्होंने लताड़ लगा दी ऑर्गेनाइजर्स को कि आपको इंडियन डेलीगेशन को यहाँ बुलाना चाहिए था, यानी कि प्रेजेंटेशन पार्टी में। मैं इसके हक में नहीं हूँ। जितनी छोटी प्रेजेंटेशन पार्टी हो, आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, एक बंदा आता है अब चुपके से दे के चला जाता है। कभी कभी तो कह देते हैं आप खुद ही ट्रॉफी उठा लीजिए। तो उन्होंने उनका समर्थन भी किया, थैंक यू आप यहाँ पर आए इंडियन डेलीगेशन हमको मैच देखने के लिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आलोचना और तारीफ के सुर जो है वो सोशल मीडिया पर उभरने लगे, बहुत ज़्यादा उभरने लगे। इस उभरते हुए के बीच में मेरी नज़र थी कि कौन पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो अपनी टांग यहाँ पे घुसेड़ेगा, और घुसेड़ी शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने कह दिया कि देखिए ये बहुत गलत किया है हरमनप्रीत कौर ने। भैया ठीक है, गलत को अगर गलत बोलना गलती है तो ठीक है, मैंने भी यही ट्विटर पर ट्वीट किया था कि गलत को गलत बोलना क्या गलती है, और अगर गलत को गलत बोलना गलती तो ठीक है ना भाई, हमने की है गलती। लेकिन इसके बाद आईसीसी ने 2 मैच का बैन लगा दिया है, इंटरनेशनल बैन है हरमनप्रीत कौर पर। अब इसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा जो एशियन गेम्स हैंजू में होने वाले हैं सितंबर में, उसमें हमें उठाना पड़ेगा। अब देखना यहाँ वहाँ ये दिलचस्प होगा कि वो जो 2 स्टार्टिंग के मैच हैं वो हमारे हैं किसके खिलाफ। तो मगर मुझे पता है कि यहाँ पे 2 बातें, इंडियन की बैटिंग बिल्कुल नहीं चल रही। आप अब हरमनप्रीत नहीं होंगी तो और एक प्रेशर पड़ेगा टीम के ऊपर। दूसरा सवाल ये होगा कि कप्तान किसे आप देंगे। मेरे पास मुझे लगता है 2 ऑप्शन है इस वक्त, बल्कि 3 ऑप्शन है टीम के पास, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिगेज और स्मृति मंदाना। अब किसको वो थमाते, मेरे ख्याल से वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना है शायद टीम की, तो हो सकता है उन्हीं को कप्तान बनाए। लेकिन ऑप्शन है उनके पास 2 और मगर मैं ये भी हैरान था, ये बात थोड़ी लेट में कर रहा हूँ, जब लखनऊ की टीम हुई अनाउंस और लखनऊ की टीम में हेली और दीप्ति थे तो मुझे ऐसा लगा था कि दीप्ति को कप्तान बनाना चाहिए था हेली की जगह पे। खैर कोई बात नहीं, वो बहुत बात पीछे हो चुकी है, पीछे छूट चुकी है। तो ये मसला बांग्लादेश और इंडिया से निकला, तो अब एशियन गेम्स खेलेंगे। अच्छा 2 बातें मैं आपको और बता दूं। एक गलती पिछले वीक हुई थी मुझसे, मैंने बोल दिया था नंबर 1 पर है रोहित शर्मा, नहीं नंबर 1 पर नहीं है, टॉप 10 में शामिल हुए थे और इस वक्त ताज़ा रैंकिंग के अनुसार रोहित शर्मा नंबर 9 पर है। इसके अलावा आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी वुमेन्स की, जो कि मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ नहीं, उससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड की एक सीरीज होगी वुमेन्स की, वो खेलेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको 2 बातें और बता दूँ। पहली ये कि बीसीसीआई ने साल 2023 और 24 का कैलेंडर जो है वो घोषित कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने रख दी है सीरीज वर्ल्ड कप से ठीक पहले 3 ओडीआई की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
अब इससे फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर मुझे ऐसा लगता है आप एक तरह से ऑस्ट्रेलियंस को एडवांटेज दे रहे हैं अपनी होम कंडीशंस पर। मैं ये नहीं कहता हूँ हमें खेलना नहीं चाहिए, लेकिन हम जो खेल रहे हैं वो वर्ल्ड कप से ठीक पहले खेल रहे हैं। अगर मैं निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, अगर अब मैं पॉजिटिव में देख सकता हूँ तो ये हो सकता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया की कमज़ोरीज या उनका पॉजिटिव स्ट्रेंथ पता लग सकती है वर्ल्ड कप से ठीक पहले। इसके बाद इसमें एक मैच शायद मोहाली में रखा गया है, नहीं धर्मशाला में है शायद, हाँ यस धर्मशाला में मैच, धर्मशाला में मोहाली में है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है मोहाली में मैच है। क्योंकि इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज़ फाइनल की गई है जो खेली जाएगी वो बाद में होगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज़ है वो वर्ल्ड कप के तुरंत बाद होगी। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ का शेड्यूल फाइनल हो चुका है। वहाँ पर जो है राजकोट में शायद उनको मैच दिया गया है, धर्मशाला में उनका मैच है, यस धर्मशाला में मैच है, जो टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड और इंडिया ने। तो कुल मिलाकर के ये जो साल होने वाला है इसमें आपको अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ये टीमें आपको नज़र आएंगी सितंबर से लेकर के आपके नेक्स्ट फरवरी तक, क्योंकि फरवरी में शायद इंग्लैंड न्यूजीलैंड जाएगी खेलने के लिए। सो ये है, मैं अभी आपको इसमें पूरी डिटेल बाद में दे दूंगा जब हम खबरों पे चलेंगे। अब एक आखिरी खबर पे बात कर लेते हैं, और वो आखिरी खबर ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसे रीशेड्यूल किया जा सकता है, जो वर्ल्ड कप का मैच है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, तो सिक्योरिटी पर्पस, व्रत का पर्पस, बहुत सारे पर्पस, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में मेंस और वुमेन्स दोनों जो हैं वो व्रत रखते हैं, नवरात्रि का पहला और आखिरी तो रखते ही रखते हैं। तो हो सकता है यह भी एक फैक्टर हो सकता है कुछ खिलाड़ी रखते हों, भाई उन्होंने बोला हो, है ना, तो ये हो सकता है। लेकिन अब इसमें मैं ना पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ ना मैं कंट्रोवर्सी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप पाकिस्तान खिलाड़ियों को देखेंगे तो अगर वो रोज़ा में क्रिकेट खेलते हैं तो वो भी तो दिन में पूरा व्रत रखते हैं, लेकिन वो रात में खाना खा लेते हैं, वो रोज़ा अपना तोड़ते हैं। तो खैर इट्स ओके फाइन, हम पता नहीं रिलीजन पॉलिटिक्स क्रिकेट में क्यों ही घुसड़ देते हैं, ठीक है, ये आपको पहले सोचना चाहिए था जब आपने शेड्यूल तैयार किया था। अब आपका शेड्यूल ही नहीं फाइनल हो पा रहा है, अगस्त आने को आ गया है, जब आप 3 महीने से पहले तक आपका शेड्यूल, तो फिर स्पॉन्सर्स, उनके एड्स, बैनर्स हैं, फ्लाइट्स, ये सब भी तो चीज़ें होती हैं। हाँ, हो सकता है मैच उसी ग्राउंड पर हो, लेकिन डेट आगे पीछे हो सकती है, रीशेड्यूल हो सकता है, पर होगा कि नहीं ये आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। तो ये था बीता हफ्ता पिछला। इसके अलावा श्रीलंका पाकिस्तान का टेस्ट चल रहा है, उसमें कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि जब तक मैंने देखा था काफ़ी अच्छी खासी लीड जो है वो पाकिस्तान ने ले ली थी श्रीलंका के खिलाफ। इसके अलावा जो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स चल रहे हैं, वो जर्सी, जर्मनी, आयरलैंड ये सारी टीमें खेल रही हैं। अगर आपको ये देखना है आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान की सीरीज़ जो है वो श्रीलंका के वो तो ख़त्म ही हो चुकी है एक तरीके से, तो और कुछ क्रिकेट में खास होने द हंड्रेड्स होने वाला है। आखिरी टेस्ट मैच होगा, ODI सीरीज़ इंडिया वेस्ट इंडीज़ से शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गोल गोल घूम रही हैं क्रिकेट के लिहाज से। बाकी आपका मेजर लीग क्रिकेट भी चल रहा है, MLC, उसे भी आप देख सकते हैं, ऑल्दो अब बस वो ख़त्म होने की कगार पर एक तरीके से रह गया है। सो ये सारी चीज़ें अब क्रिकेट में हो रही हैं। अब चलेंगे हम खबरों की तरफ और देखेंगे क्या कुछ छूट गया है, क्या कुछ गलती हुई है, और खबरों से हमें और थोड़ी डिटेल्स पता लगती हैं। तो ये था हमारा पहला पड़ाव, जिसमें हम हफ्ते भर की मेरे नज़रिए से और जो क्रिकेट के मैंने देखा या सुना वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड में हम खबरों पर चलते हैं, तो चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। This is Cricket Weekly with अनोखा अंकित। तो अब बात करते हैं खबरों की। तो खबरों में पहली खबर जो कि बहुत ही लेटेस्ट खबर है, रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह क्या आयरलैंड जाएंगे, तो उन्होंने कहा देखिए अभी आयरलैंड टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ये पहले वनडे से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अगर वो खेलते हैं तो अच्छी बात है, हम उन पर क्लोज लुक रख रहे हैं। NCA के साथ भी हम संपर्क में हैं और खेलते हैं तो अच्छी बात है, वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा होगा हम लोग के लिए, बट अभी इस पर कोई खबर नहीं है। विराट कोहली की जो
परफॉर्मेंस है उसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा ही गया है। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा विराट कोहली से को लेकर सवाल पूछा तो क्यों गया है। और देखिए आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन है, अभी टेस्ट मैच में भी प्रदर्शन अच्छा है, उससे पहले वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन था। हाँ, ओडीआई तो हमने अभी खेला ही नहीं है इतने समय से। हाँ, ओवरसीज को लेकर के हो सकता है उनकी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो मैच देखने के बाद पता लगेगी। ठीक है। अच्छा, एक मुद्दा मसला ये है कि हम जसप्रीत बुमराह को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों। देखिए एक्साइटेड हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर हम ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि मान लीजिए दोबारा इंजरी आ गई है ना, तो हमें संभल कर चलना पड़ेगा। अगर हम उन्हें आयरलैंड लेके भी जाना चाहते हैं, जो अगर हम चाहते हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि वो लेके जाएंगे, वो इतना बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, कि इसीलिए मुझे लगता है वो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज रखी गई है वो शायद इसी पर्पस से रखी गई हो कि हमारे जो इंजर्ड खिलाड़ी, मगर वो फिर एक बहुत लिमिटेड पीरियड है और हो सकता है टीम का अनाउंसमेंट उस समय उस सीरीज़ के बाद किया जाए, उस सीरीज़ के दौरान कर दिया जाए, सितंबर में जो होने वाली है। उससे पहले आपने एशिया कप भी खेलना है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको जसप्रीत बुमराह को लेके जाना है तो आप उनसे नेट बॉलिंग कराइए, ठीक है, उनसे कहिए आप 6-7 ओवर डालिए। यहाँ पर 3 में से अगर 3 ओडीआई अभी हम खेल रहे हैं, 3 मैचेस भी हम कोई खेल रहे हैं, एक मैच उसमें खिला के देख लीजिए। यही आप उनके साथ, इसमें एशिया कप में तो आप नहीं लेके जाएंगे, मुझे उम्मीद उसमें कम है, लेकिन अगर आप वनडे सीरीज खिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वहां पर भी आप नेट बॉलिंग कराइए उनसे और एक मैच उनसे वहां पर भी तीसरा वाला खिला लीजिए। लेकिन अगर आप कहें कि आप पूरा खिला देंगे, 3 इधर 3 उधर 6 मैचेस, दिक्कत अगर हो गई तो फिर वर्ल्ड कप पानी में खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि हमको ज़रूरत है जसप्रीत बुमराह की। और मैं ये, अगर आप कहें कि बेटा नेगेटिव बोल रहे हो तो मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, आपने जोफ्रा आर्चर का हाल देख लिया है, ठीक है। वो बड़े एक्साइटेड होकर आईपीएल खेलने आए थे और उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो वहाँ की डोमेस्टिक थी खेली, वो बैठ गए, पूरा सीजन उनको एशेस का बैठना पड़ा। जो बैक पेन भी है, और मुझे याद है, मुझे वो एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, एक खिलाड़ी का तो करियर बैक पेन के चक्कर में गया है ना। और अगर आप बेन स्टोक्स को देख लें तो भाई ये ठीक है, वो बैटिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मगर वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको भी पता है कि एक कमी, एक वॉइड जो है वहाँ पर फिल हो रहा है। तो ठीक है, आप खिलाना चाहते हैं खिलाएं। सवाल भी आप, मैं पहली बात तो सवाल ये पूछना बनता ही नहीं। जब मर्जी होगी जसप्रीत बुमराह जब आएंगे, उनको खेलते हुए देखेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो कैसा खेल रहे हैं। अब दूसरी बात, पैट कमिंस। अब पैट कमिंस पिछले 2 साल से कप्तान है भाई, कप्तानी तो उनकी अच्छी हो रही थी, या यूँ कहे अच्छी ही हो रही है। एशेस 4-0 से उन्होंने धोया ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड को जब गई थी इंग्लैंड वहाँ खेलने, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती, पाकिस्तान के खिलाफ 24 साल बाद भी सीरीज़ जीती। लेकिन अगर आप इस वाले सीरीज़ को देखेंगे, जो ये वाली है, इसमें एक ड्रॉ हो गया, एक हार गए, 2 जो मैच वो जीते हैं बहुत क्लोज मार्जिन से उन्होंने जीते हैं, तो सवाल क्रिटिक्स उठा रहे हैं। और अगर आप लास्ट वाले टेस्ट मैच को देखेंगे, चौथे वाले टेस्ट मैच को, तो वहाँ पर भी जो पैट कमिंस ने जो फील्ड सजाई थी वो एक डिफेंसिव माइंडसेट वाली फील्ड थी, और ये पूरे टूर्नामेंट थ्रू द टूर्नामेंट चल रही है। देखिए इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहला, आप ये कह सकते हैं कि ये स्मार्ट मूव है, हम अपने स्ट्रैटेजी से खेलेंगे, वो अपने स्ट्रैटेजी से खेलेंगे। और दूसरा, आप कुछ लोग ये हो सकते हैं कि काफ़ी डिफेंसिव फील्ड है। तो ये दोनों चीज़ें। मगर अगर आप जेमी बेट्सो की बैटिंग को देखेंगे तो आप फील्डिंग कोई भी लगा लीजिए, बॉल तो बाउंड्री के पार ही जा रही है। तो ये सीन हो रहा है, ये सीन चल रहा है। अब आ जाते हैं तीसरा, बेन स्टोक्स से पूछ लिया गया जेम्स एंडरसन के बारे में, तो उन्होंने भी कह दिया, देखिए भैया जेम्स एंडरसन जो है वो एक बेस्ट फास्ट बॉलर है, इसीलिए उनको 5वें टेस्ट मैच में भी खिलाया गया है। इस 3 टेस्ट मैच में उन्होंने अपने खाते में 4 विकेट लिए हैं, ठीक है। ये ऑल्दो बड़ा ही अजीब सा देख के लगता है, 3 टेस्ट मैच में 4 विकेट। खैर, वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड उनके उलट वो 18 विकेट ले चुके हैं, तो 18-4 22 विकेट तो दोनों ने मिलकर निकाले हैं, ठीक है। ऑल्दो अलग चीज़ है। लेकिन एक सवाल और पूछ लिया गया बेन स्टोक्स से, और वो सवाल ये पूछ लिया गया डेल स्टेन, ग्लेन मैकग्राथ, कॉर्टली वॉश के बारे में, कॉर्टली एम्ब्रोस के शायद बारे में पूछ लिया गया। तो अगर देखिए भैया, मैंने डेल स्टेन को खेला है, मैंने बाकी मैकग्राथ और दूसरा जो गाय है उनको नहीं खेला है, तो मेरे लिहाज से तो बेस्ट जेम्स एंडरसन ही है। मगर सर, आपने जेम्स एंडरसन को तो नेट पे खेला होगा ना, आपने, ऐसा तो है नहीं कि आईपीएल में खेल लिया।
या आपकी सामने वाली टीम से आपने उनको खेलते हुए देख लिया, ठीक है आप, और इसमें दो बातें, पहला अपने ही खिलाड़ी को बैक करना, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है, और आप खुद क्लोज क्वार्टर से अपने खिलाड़ी को बॉलिंग करते हुए देखते हैं। तो लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है, एक बॉलर की परख कैसे हो सकती है? दो तरीकों से हो सकती है, या तो आप बैटिंग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट और आप जो है उसको खेल के देखें, या जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो आप अपनी कप्तानी के थ्रू उस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को देखें कि मैंने जो बोला है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, या अगर मैंने जो नहीं भी इंस्ट्रक्शन दिया, अगर वो अपने हिसाब से कर रहा है और बढ़िया कर रहा है तो होता है। अब इसका तीसरा मायना है कुछ, तीसरा कुछ व्यू पॉइंट है। मैं सोच रहा हूँ कि सपोज करिए एक ओपोनेंट कप्तान है, वो बैठा है डग आउट में, अब बैटिंग उनकी टीम कर रही है, सामने वाला कप्तान जो है अपने प्रीमियम बॉलर को लगाता है और वो आपकी धज्जियां, तो एक सामने वाले कप्तान में भी एक माइंडसेट आता है कि नहीं यार ये बॉलर तो कमाल है। बैट्समैन तो छोड़िए, वो तो जो फेस कर रहा है, उसको पता है किस स्पीड से क्या निप बॉल हो रही है, कहाँ स्विंग हो रही है, कहाँ सीम पड़ रहा है, वो और जो उसके बल्ले की जन्न से निकलती है वो तो अलग बात है, लेकिन कप्तान भी कांस्टेंट उसको सोचता रहता है। तो मेरे को लगता है ठीक है, बेन स्टोक्स ने अगर ये बात बोली है कि मैं जेम्स एंडरसन को बेस्ट मानता हूँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, और वो है कमाल के, क्योंकि दो ही फास्ट बॉलर ने जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं, 600 से ज़्यादा विकेट लिए हैं, कमाल तो है। इस वक्त का अगर सबसे ज्वलंत मुद्दा कोई है तो वो मुझे लगता है अश्विन है, क्योंकि अश्विन को ओडीआई सीरीज से बाहर रखा गया है। पिछले 18 महीने से वो ओडीआई सेटअप से बाहर है, ऑल्दो वर्ल्ड कप का वो हिस्सा थे T20 वाला, लेकिन लास्ट उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ जो है 2022 में खेला था। अब अगर बात इस वाले सीरीज की करें तो इसमें वो लेके गए हुए हैं अक्षर पटेल को, कुलदीप यादव को, यजुवेंद्र चहल को, रविंद्र जडेजा को। तो लाइकली अब देखिए 2 स्पिनर्स तो वो खिलाएंगे, 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, है ना, तो ये कहानी हो सकती है ना। और अगर अश्विन को आपको सेटअप में लाना है तो फिर आपको अक्षर पटेल को बाहर रखना पड़ेगा, ये वाली कहानी, क्योंकि आप जडेजा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। यजुवेंद्र चहल ठीक है, उनको आपने इतना खिलाया नहीं है, कुलदीप को नहीं खिलाया है, बट यजुवेंद्र चहल एक अच्छे बॉलर हैं, कुलदीप भी अच्छे हैं, उनका डोमेस्टिक कुलदीप का भी अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है। इसके अलावा तो बचता कौन है? बचता है यही आपके अक्षर पटेल ही जो है वो बच जाते हैं, जिनकी जगह अश्विन ले सकते हैं। सवाल ये उठता है कि प्लेइंग 11 में आप स्पिनर्स कितने खिलाएंगे? 3 खिलाएंगे क्या? लेकिन अगर आप 3 खिलाएंगे तो आपके पास वो लग्जरी भी होनी चाहिए जो 2011 के वर्ल्ड कप में थी। 2011 के वर्ल्ड में रैना थे, युवराज थे, यूसुफ पठान थे, वीरेंद्र सहवाग थे, तो ये वो जगह जो है तीसरे स्पिनर की भर रहे थे, आपको एक्स्ट्रा नहीं खिलाना पड़ रहा था। युवराज सिंह ऑलराउंडर, वीरेंद्र सहवाग फिर ऑलराउंडर बन गए, यूसुफ पठान ऑलराउंडर एक तरह से बन गए, तो कुल मिलाकर के आपके पास वो लग्जरी थी। तो वो लग्जरी आपके पास क्या इस वक्त है? प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि क्या आप 4 स्पिनर तो आप भूल जाइए, अगर आप 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, 1 स्पिनर खिलाएंगे, 1 एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएंगे, तो फिर कहाँ आपका कंडीशंस आपका जाकर के बनता है। तो सिनेरियो 3 है, 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। अब 3 फास्ट, तो फिर हार्दिक पांड्या वो एक जो है छठा बॉलर की वो भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर लेके जाते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप जडेजा और अश्विन को, फिर वहाँ जडेजा ही होंगे क्योंकि जडेजा बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। 5 फास्ट बॉलर के साथ तो आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो स्पिन पिचेस पे खेल रहे हैं, चाहे चेन्नई हो जाए, चाहे हैदराबाद हो जाए, चाहे चेन्नई हो जाए, चाहे अहमदाबाद हो जाए, चाहे मुंबई हो जाए, चाहे लखनऊ हो जाए, ये सारी स्पिन पिचे हैं। तो आपको एटलीस्ट 2 स्पिनर और 1 पार्ट टाइम स्पिनर लेके जाना पड़ेगा। अब वो पार्ट टाइम स्पिनर कौन होगा? जो बैटिंग भी अच्छे से कर सके। अब अश्विन इस सेटअप में है ही नहीं, जब आपको उनको खिला ही नहीं रहे तो आपको पता क्या चलेगा। ऑल्दो वो टेस्ट में नंबर 1 है, ओडीआई उन्होंने 113 खेले हुए हैं, लेकिन गहरा सवाल यही है। बैटिंग में तो फिर हमारे पास कहानी बिल्कुल ठीक है, बट प्रॉब्लम फिर ये आ जाती है, अभी इस सीरीज़ में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको ईशान को लेके जाना है कि संजू सैमसन को लेके जाना है, ये एक मसला है।
फिर और भी अभी हम आयरलैंड में एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे जो एशियन गेम्स है उसमें हम देखेंगे। एक नाम और वाशिंगटन सुंदर भी मुझे इसमें समझ में आ रहा है, बट वो उसमें फिट होते हैं कि नहीं। फिर जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा, इनके ऊपर भी हम सोच ही रहे हैं अगर फास्ट बॉलर्स की हम बात करें। बाकी हमारे पास मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज तो हैं ही दो, ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। इसके अलावा तीसरा और चौथा बॉलर हमें फिर खोजना पड़ेगा। हम 3 फास्ट बॉलर्स भी लेके जाते हैं, तो 2 तो हमारी रडार में बहुत अच्छे से हैं, और वो 2 हैं अश्विन और मतलब शामी और सिराज। तीसरे में अर्शदीप को हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, हमें उसको भी ट्राई करना चाहिए। एंड इसके अलावा फिर अब जसप्रीत प्रसिद्ध में से अगर कोई भी फिट होता है और दोबारा इंजर्ड नहीं होता है तो फिर वो एक बात आ जाती है। हमें अपना थोड़ा सा अभी, क्योंकि डोमेस्टिक देवधर ट्रॉफी भी चल रही है, हमें वहाँ थोड़ी नज़रें गड़ा कर रखनी चाहिए। लास्ट वाले टेस्ट मैच में क्या हुआ, मैंने आपसे पिछली बार भी ये बोला था कि हो सकता है जयदेव उनादकट को ना खिलाए, मगर जयदेव को खिलाया गया, शार्दुल को बाहर रखा गया, उसकी जगह मुकेश कुमार को लाया गया। ये मेरे को देख कर थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि जो बात रोहित शर्मा बोल गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्ट वे में, वो जयदेव के बारे में बोल के गए थे, ना कि शार्दुल के बारे में। तो ये चीज़ें हैं। तो इंडिया का प्रॉब्लम कहाँ है? इंडिया का प्रॉब्लम आपको ये फाइनल करना पड़ेगा। पहली तो स्ट्रैटेजी, आपकी क्या खेलोगे। पहली बात तो टॉप 15 में आप हो सकता है 4 स्पिनर रखो या 3 स्पिनर रखो, उसके बाद आप 5 बॉलर्स तो एटलीस्ट रखोगे ही, तो 5, 3, 8, बाकी फिर बैट्समैन उसमें होंगे, कम से कम 7 बैट्समैन होंगे, उस 7 में भी एक विकेट कीपर होगा। तो जो टॉप 15 होंगे या टॉप 20 होंगे वही एक होगा। तो आपको इस स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर कि 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर और 1 फिर पार्ट टाइम। और अगर आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर और छठा फिर बॉलर हार्दिक पांड्या में बोले, मगर प्रॉब्लम फिर ये, हार्दिक पांड्या के अलावा है कौन आपके पास जो आपको, वही बेन स्टोक वाला हाल है ना, बेन स्टोक वहाँ पर है। ये मुझे प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है ये हर टीम के साथ है, अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि उनके पास ग्रीन एक बढ़िया बॉलर इस वक्त आ चुका है, क्योंकि एक बढ़िया बॉलर नहीं तो एक सेफ हैंड एक फील्डर आ चुका है। बाकी सबके, न्यूजीलैंड का पता नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड तो कहाँ से वो खिलाड़ी उठा के ले आते हैं हमको भी नहीं पता लगता, वो खेल भी लेते हैं बढ़िया। इंग्लैंड में पास प्रॉब्लम उनका है, उनका स्पिनर अगर जैक लीच हो गया तो वो स्पिनर है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वहाँ टेंशन मत लीजिए, टेंशन हमें अपनी लेनी पड़ेगी कि हमारे पास ऑलराउंडर कौन है। विकेट कीपर हमको 2 फाइनल करने पड़ेंगे, दोनों में से एक किसको खिलाना है, क्योंकि ऋषभ पंत तो मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी हम उन्हें प्रेशर भी करना चाहिए और वो आएंगे भी। और शुभमन गिल का रिकॉर्ड जो है वो भी थोड़ा इधर उधर डामाडोल है, वो इतना कुछ, वो तो एक फिर भी बैट्समैन है, कीपर वो फिर भी नहीं है। तो वही बात संजू सैमसन, ईशान किशन पर आकर टिक जाती है कि अब इन दोनों में से किसको हम लेके जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप ईशान किशन को लेके जाएंगे तो वो नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं, ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, यानी कि ओपन भी करा सकते हैं, हम उनसे डाउन द ऑर्डर भी खिला सकते हैं, लेकिन वनडे में आप उनसे ओपन ही कराओगे रोहित के साथ। फिर संजू सैमसन का यह है कि आप उनको ओपन नहीं करा सकते, हो सकता है आप उनको फर्स्ट डाउन खिलाओ या मिडिल ऑर्डर पर खिलाओ। तो ये एक प्रॉब्लम कीपर के साथ है। मगर बात बैटिंग की नहीं है, बात फिर ये भी है कि सेफ हैंड भी होना चाहिए विकेट की कीपिंग के पीछे, क्योंकि जिमी ने बहुत ज़्यादा आलोचना झेल ली है। ऑल्दो अभी आलोचना कम हो गई होगी क्योंकि 99 उन्होंने बना दिए हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारा होगा क्या अगर हम अब देखिए, मेरा जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, आप अश्विन जडेजा दोनों को सेटअप में रखें और फिर आप कुछ भी खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अश्विन को नहीं रख रहे हैं सेटअप में तो फिर आपको तिगड़म बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। मयंक अग्रवाल भी जो है वो अपना दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। देवधर में 98 भी बनाए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडियन टीम में या ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो इससे पहले होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं मुझको जगह मिल जाए, बढ़िया कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो आपको नज़र आया होगा, आपने अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, बेन स्टोक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क वुड जो है वो बारबी का गाना बजा रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस चल रही है? खैर, अगर किसी और कंट्री में या किसी और सिनेरियो में ये होता तो हो सकता था जो डिसिप्लिनरी जो कमेटी होती है वो बैठ जाती है, कहते हैं ऐसा कैसे तुमने कर दिया। लेकिन इंग्लैंड का माहौल इस वक्त बड़ा कूल शानदार हो रखा है। रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं
तो रैंकिंग्स में ऐसा चल रहा है कि भैया यशस्वी जायसवाल ने 11 पॉइंट्स की 11 पायदान की छलांग लगाकर 63 पर वो पहुंच गए हैं। 466 उनके पॉइंट्स हैं, उनके खाते में 57 और 38 आए थे सेकंड टेस्ट मैच में। इसके अलावा रोहित शर्मा एक ऐसे एकमात्र बैट्समैन है जो टॉप 10 में है, यानी कि 9वें नंबर पर है 759 पॉइंट्स के साथ। एक पायदान का नुकसान ऋषभ पंत को हुआ है, वो 12वें पर खिसक गए हैं 743 पॉइंट के साथ। विराट कोहली 14वें नंबर पर ही टिके हुए हैं 733 पॉइंट के साथ। केन विलियमसन ने अपनी पहली वाली पोजीशन रिटेन की हुई है 883 पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा नंबर 2 और नंबर 3 पर रेस्पेक्टली लेबुशेंस और जो रूट है जो कि उछल कूद मचा रहे हैं। फिर जैक क्वर्ली ने जो है वो 11 पॉइंट की छलांग लगाते हुए 35वां पोजीशन हासिल कर लिया है। हैरी ब्रुक ने 11 नंबर हासिल कर लिया है और 19वें स्थान पर जो है वो जिमी पहुंच गए हैं, यानी कि जिमी एंडरसन नहीं है, जॉनी पहुंच गए हैं, जिमी नहीं, जॉनी बेस्टो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 पर टिके ही हुए हैं। छठे पायदान पर जडेजा आ चुके हैं एंड इसके अलावा कई सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। तो ऐसा है 13 पॉइंट की छलांग लगाकर 35वें पर पहुंचे हैं जैक क्वर्ली। 3 पॉइंट की छलांग लगा के जिमी बेटशो जो है वो 19 पर आए हैं। 11वें पर हैरी ब्रुक है, यानी कि उन्होंने ऋषभ पंत की जगह को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि 1 पॉइंट का नुकसान, 1 रैंक का नुकसान जो है वो ऋषभ पंत को हुआ है। ऑल्दो वो नहीं खेल रहे थे फिर भी लेकिन अब वो जगह उनकी धीरे धीरे नीचे जाएगी जैसे जैसे वो नहीं खेलेंगे। इसके अलावा 879 पॉइंट्स के साथ अश्विन नंबर 1 पर हैं और 782 पॉइंट्स के साथ जो है वो जडेजा जो है वो छठे पायदान पर आ गए हैं। 6 पॉइंट की छलांग लगाई है मोहम्मद सिराज ने, वो 33वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध जसूरिया जो कि हैं पी जसूरिया श्रीलंका की, जिन्होंने 7 विकेट निकाले, उनकी रैंकिंग भी 7वें पर आ गई, उनकी बेस्ट हो गई है वो 7वें पर। उनके जो एक जो पार्टनर हैं मेंडिस, ये दूसरे मेंडिस हैं, उनकी एक पायदान की उन्होंने छलांग लगाई, वो 21वें नंबर पर आ चुके हैं। उन्होंने 6 विकेट जो है वो लिए थे। तो कुल मिलाकर के श्रीलंकन खिलाड़ी भी जो है वो ऊपर आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ भी एक बैट्समैन हैं श्रीलंका के, वो भी उनके साथ 9वीं पोजीशन को शेयर कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आगे भी है, बताते हैं। इसके अलावा मार्क वुड 3 पायदान ऊपर उछलकर 23 पर आ चुके हैं। क्रिस वोक्स 5 पोजीशन उछलकर 31 पर आ चुके हैं। अब पाकिस्तान के अबरार अहमद ने 12 पॉइंट की छलांग लगाई है, वो 45 पर आ चुके हैं। और वोरेल जो है वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने 6 पॉइंट की छलांग लगाई है, वो 62 पर आ चुके हैं। और वो रमेश मेंडिस हैं जिन्होंने 1 पायदान की छलांग लगाई, 6 विकेट लिए 21 पर। तो ये है पूरी रैंकिंग्स जो मैंने आपको थोड़ा जो मुझे पता लगी वो मैंने देखी। बाकी जो बच गए हो जाइए आईसीसी के वेबसाइट पर, देखिए कौन कितने नंबर पर है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं। सो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी बात कर लेते हैं देवधर ट्रॉफी की। साउथ जोन वर्सेस वेस्ट जोन का यह मैच था। साउथ जोन अपने लगातार 2 मैचेस जीत चुका है। जो लास्ट मैच उसने खेला वो कप्तान मयंक अग्रवाल के 98 की बदौलत वो जीत गया। स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था, 206 पहुंचा। 115 कुछ बॉलें खेली, 9 चौके थे। इन 9 चौकों में भी मयंक अग्रवाल ने जो है वो जो 5 चौके मारे वो थर्ड मैन, कवर और बैक पॉइंट की तरफ ज़्यादा मारे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर उन्होंने एक साइड को ज़्यादा रन बटोरे हैं उसमें। एंड इसके अलावा अगर बात करें वेस्ट जोन की, तो उसकी तरफ से बहुत जो है उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई है। उन्होंने 10 ओवर में 25 रन देकर के 3 विकेट निकाले। वेस्ट जोन की तरफ से बात करें तो प्रियम पांचाल नहीं चले, छठे और सरफराज ने 42 बनाए। इसके अलावा शिवम दूब और शेख हैं, उन दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 65 रन जोड़े। 40 शेख के थे एंड दुबे के 29 थे उसमें। और एक समय स्कोर था 165 पर 5, लेकिन 12 रन से वेस्ट जोन मैच हार गया। 207 का टारगेट था, 206 बनाए थे, लेकिन 194 सिर्फ ये स्कोर पर पूरी
टीम जो है वो सिमट गई। तो कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए वनडे के लिहाज से, डोमेस्टिक के लिहाज से, तो कोई कॉन्टेस्ट तो हुआ नहीं इस मैच में। लेकिन हाँ ये है कि अगर सेंचुरी हो जाती मयंक अग्रवाल की, तो जो नॉक वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं ना, उस पर थोड़ा और जोर पड़ता। अभी वो दरवाज़ा हल्के से उन्होंने खटखटाया, बट कोशिश उनकी यही रहेगी कि कम से कम ये वाला वर्ल्ड कप तो उनको खेलने को मिले ही, और वो अपनी टीम में जगह वनडे में जो है वो काबिज कर पाए। डोमेस्टिक सीजन अच्छा है उनका, ठीक ठाक ही सीजन जो है वो गया है। अब बात कर लेते हैं डेविड वार्नर की, क्योंकि इनकी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जो लेटेस्ट कारनामा किया है, या लेटेस्ट जो उन्होंने चीज़ की, वो खिल्ली उड़ा दी एक तरीके से उनके रिटायरमेंट की और स्टीव स्मिथ की, कि भैया इस टेस्ट मैच, इस टेस्ट एशेज के बाद हम और स्मिथ जो है वो रिटायर ले रहे हो। कह रहे नहीं, मेरा रिटायरमेंट जो है वो सिडनी टेस्ट में होगा पाकिस्तान के खिलाफ, और इंटरनेशनल क्रिकेट से मैं रिटायरमेंट 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप है मैं उससे लेना चाहता हूँ। मैंने बहुत लंबा प्लान है। स्टीव स्मिथ के बारे में उन्होंने यही बोला, और उन्होंने रिपोर्टर्स को जो है मैच से 5वें टेस्ट से पहले कहा, इट्स अ जोक, ये एक मजाक है और कुछ नहीं है। अगर इस एशेस की बात करें तो डेविड वार्नर के बल्ले से जो है 205 रन कुछ निकले हैं, 25 की एवरेज से, हाईएस्ट 66 रन है। वार्नर का ये कहना है कि मुझे पता है मैंने पिछले समय में कुछ अच्छा नहीं किया है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ इस बार मैंने जो अपनी चीज़ों को सुधार लिया है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब रेंचो के लिए दरवाजे खुलेंगे, और भी बहुत से लोग हैं उनके लिए दरवाजे जो हैं वो शायद खुलने चाहिए। बैनक्रॉफ्ट हैं, और भी कई सारे हैं उनके पास खिलाड़ी। वार्नर अगर अपनी जगह थोड़ी सी हटाते हैं, वैसे टेस्ट मैच से तो हट ही जाएंगे एक तरीके से, बट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उसका, एक तो उनको ब्रॉड बड़ा परेशान करते हैं, फिर एक ही 66 उनका हाईएस्ट है, सेंचुरी भी नहीं है उनकी। और स्टीव स्मिथ तो फिर वो ठीक है, इट्स ओके, फाइन, हो जाता है। बट अब देखना, क्योंकि पैट कमिंस ने भी यही बात बोल दी कि ऐसा नहीं है कि इस सीरीज़ के बाद जो है वो वार्नर और स्मिथ जो है वो टेस्ट स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे। तो ये एक र्यूमर्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता है, और शायद काफ़ी ऑस्ट्रेलियन फैंस जो हैं सब लोग चाहते होंगे कि वार्नर जो है वो अब हटें और आगे आने वाले लोगों को जो है वो मौका मिले। अब बात कर लेते हैं जहीर खान और ईशांत शर्मा वाले इंसिडेंट की। दरअसल ईशांत शर्मा ने ये क्लेम किया था कि विराट कोहली को एक सरकास्टिक वे में जहीर खान ने बोला है कि आपने मेरा करियर ख़त्म किया है। दरअसल हुआ ये था कि न्यूजीलैंड में सेकेंड इनिंग की पारी थी, 300 पर केन विलियमसन ब्रेंडन मैकमिलन थे और विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया था। तो ईशांत शर्मा का ये कहना था कि मैं बहुत अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, जब कैच छूटा तो उसके बाद लंच था, तो लंच के वक्त जो है विराट कोहली ने सॉरी बोला जहीर खान को, फिर टी के वक्त दोबारा फिर सॉरी बोला जहीर खान को। तो दोनों बार उन्होंने यही जहीर खान ने कहा, चिंता मत करो, हम आउट कर लेंगे, हम इससे पार पा लेंगे। लेकिन जब तीसरी सुबह फिर विराट कोहली ने यह बात बोली, तब जहीर खान ने उनको सरकास्टिक वे में बोला कि आपने मेरा करियर चौपट किया है, आपने मेरा करियर ख़त्म किया है। लेकिन ये मजाक था, क्योंकि जहीर खान ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप इस पूरे वाक्य को जियो सिनेमा पे ये बोला गया है, आप जाकर के सुन सकते हैं। उन्होंने ये बात, उन्होंने एक उन इंसिडेंट को भी याद किया जब किरण मोरे ने कैच छोड़ा था, ग्राहम हूज का 300 बनाया था, और दूसरा विराट कोहली ने कैच छोड़ा जब ब्रेंडन मैकमिलन ने जो है 300 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी बंटरबाजी थी, थोड़ी सी बटरिंग थी, थोड़ा सा सरकाज़म था, थोड़ी सी कॉमेडी थी। लेकिन पूरा मामला क्या है, आप जाकर के खुद इसको चेकआउट करिए, उस मैच को भी देखिए जाकर के। लेकिन मलेशिया के एक बॉलर ने, उनका नाम मुझे नहीं याद हो रहा है, बहुत कठिन नाम है, लेकिन वो पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 7 विकेट T20 में ले लिए हैं। 7 विकेट जो है वो T20 में ले ली है, 8 रन दे करके। चाइना के खिलाफ ये मैच हो रहा था, T20 का एशिया बी का क्वालिफायर ये चल रहा था, और इस 7 के 7 विकेट इन भाई साहब ने जो हैं वो बोल्ड आउट किए हैं, और 23 रन पर पूरी टीम 11 कुछ ओवरों में जो है चाइना की सिमट गई। 6 खिलाड़ी जिन्होंने कोई रन ही नहीं बनाया, खाता ही नहीं खोला। 4 कुछ ओवर में जो है 2 विकेट के नुकसान में मलेशिया ने ये जो है वो मैच जीत लिया। अगर हम T20 के रिकॉर्ड्स की बात करें तो यजवेंद्र
चहल ने भी 6 विकेट लिए हैं, लेकिन बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है दीपक चहर के नाम पर है। उन्होंने 6 विकेट लिए थे 7 रन दे करके बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में। उनसे बेटर अभी परफॉर्मेंस इंडिया के पास नहीं है। टोटल 12 खिलाड़ी जो है वो 6 विकेट ले चुके हैं। इसमें एस्टन एगर का नाम भी है, मेंडिस का नाम भी इसमें आता है और 2 भारतीय मैंने आपको बता दी, लेकिन 7 का कारनामा अभी तक कोई नहीं कर पाया था। ये और नीदर अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट बॉलिंग की मैं बात करूं तो 7 विकेट हैं 3 रन दे करके नीदरलैंड के खिलाड़ी के। 2021 में उन्होंने फ्रांस के खिलाफ ये काम किया था। उनसे बेटर मैन और वुमेन्स में T20 में भी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, 7 विकेट 3 रन दे करके। ये जो रिकॉर्ड मलेशिया वाले ने तोड़ा है, ये उन्होंने तोड़ा है लास्ट नाइजीरिया के जो खिलाड़ी थे उनके नाम था। 2021 में रिकॉर्ड था 6 विकेट 5 रन दे करके, तो उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। तो हम अगर क्रिकेट की बात करें तो हम केवल टॉप मैचेस देख लेते हैं, टॉप टीमों को देख लेते हैं। अब इन्होंने जिन मलेशिया खिलाड़ियों ने ये कारनामा किया वो 22 T20 खेल चुके हैं, 32 साल के हैं। देखिए भविष्य क्या है कुछ नहीं पता है, क्रिकेट कितना खेल पाएंगे नहीं पता है। हो सकता है ये अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलते हो, थोड़ा बहुत रिनोवेशन, थोड़ा स्टाइपेंड मिल जाता होगा और थोड़ी खुशी मिल जाती होगी। हमें इन मैचेस पर भी नज़र रखनी चाहिए, बट ये मैचेस कहाँ मिलेंगे आपको, ये भी सोचने वाली बड़ी बात है। टीवी पर इतनी जल्दी इनका जो है प्रसारण नहीं होता है, लेकिन ये मैच एक तरह से तो रिकॉर्ड के नाम से तो लिहाज से अच्छे हैं, बट अगर आप देखें 11 ओवर उधर और 4 ओवर 15 ओवर का मैच ही हुआ 40 ओवर की जगह। इसके अलावा 23 रन ही बना पाई चाइना की टीम। ऑल दो इट्स ओके फाइन, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये मैचेस रिकॉर्ड जरूर बनाते हैं और ये मैचेस हमको देखने चाहिए ना चाहिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट ये कमाल का रिकॉर्ड बना है। तो ये तो था आज का एपिसोड। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। क्रिकेट की तमाम खबरें हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी। जो कुछ छूट गया होगा वो हम DM पर डिस्कस कर सकते हैं, या आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग खबर हो, इंटरेस्टिंग कोई इंटरव्यू क्लिप्स हो, आप मुझे भेज सकते हैं और मैं उस पर ध्यान दूंगा और वो यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो इंडिया वेस्ट इंडीज की ODI सीरीज, एशेस का आखिरी टेस्ट, इसके अलावा कुछ और सीरीज जैसे कि 100 शुरू हो जाएगा। MLC के फाइनल को देखेंगे कि उसमें क्या हुआ, और कुछ खबरें फैक्ट्स सब देखने की हम कोशिश करेंगे। बाकी रेडियो रन पर और भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, जैसे कि उड़ान आइडल चल रहा है, RJ हंट भी बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। बाकी DJ टैनी का अगर आप DJ को शो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। आज संडे 7 बजे आपने एक नया शो सुना होगा। तो नए शोज़ भी आ रहे हैं, पुराने शोज़ भी आ रहे हैं, म्यूजिकल शोज़ भी आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के शोज़ भी आ रहे हैं, और डिसेबल्ड कम्युनिटी से रिलेटेड कम्युनिटी कलर्स भी आता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक सिटी भी आता है। तो ये तमाम चीज़ें आप रेडियो उड़ान पर सुन सकते हैं, बस आपको रेडियो उड़ान के साथ रहना है। यूट्यूब का भी है हमारा चैनल, अगर आप लाइव रेडियो पर नहीं सुन सकते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जाकर के ज्वाइन बटन करिए, सब्सक्राइब करिए। 11 के सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर, तो वो भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ छूट गया है। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अगले संडे फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। इसके अलावा आप अपने आस पड़ोस के लोगों को जाकर के ठक ठक करके बोल सकते हैं कि रेडियो पर एक क्रिकेट का शो होता है, अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप सुन सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अलविदा।